नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज़ में दोस्तों आज हम दो तरह की न्यूज़ को कवर करेंगे। एक होगी शॉर्ट न्यूज़ जिसको हम शुरुआत में कवर करेंगे और सारी न्यूज़ को आपको शॉर्ट में बताएंगे और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे एडीई के बारे में, या आप कह सकते हैं डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे। डीआरडीओ की जो विंग है, या आप कह सकते हैं कि डीआरडीओ की विंग एआरडीए के बारे में बात करेंगे, जो कि जितने भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट होते हैं इंडिया में उन सारे प्रोजेक्ट्स को यही संस्था देखती है। तो 2021 में इन्हें क्या क्या देखना है इस पे भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जितने भी शॉर्ट न्यूज हैं उनकी। तो आज दोस्तों भारत ने उस चाइनीज सैनिक को जिसे भारत ने 4 दिनों पहले लद्दाख के सीमा के पास पकड़ा हुआ था, उसे चाइना को वापस कर दिया है। और ये एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत दोनों में से कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश के सैनिक को पकड़ते हैं, वो गलती से लाइन क्रॉस करके चला जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को उस सैनिक को वापस करना पड़ता है। अगर चाइना में भी कोई पकड़ा गया होता है तो चाइना को वापस ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये दूसरा या तीसरा वाकया हो चुका है पिछले 6 महीने के अंदर कि चीन के सैनिक जाने किस तरीके से रास्ता भटक के आ जाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अकेले कोई आ रहा है, मतलब वो अकेले करने क्या जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई अगर कुछ लोग जाएं तो चलो समझ में आता है, अकेले कैसे कोई गुम हो सकता है। खैर ये बात हो गई उस चाइनीज सैनिक की। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। तो हमारे सीडीएस चीफ जनरल बिपिन रावत जी इस समय एलएसी के दौरे पे गए हुए हैं, जहां वो लद्दाख सेक्टर का पूरा दौरा करेंगे और वहां पे भारतीय सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करेंगे। साथ ही साथ हमारी सेना को अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत होगी तो उसको भी वो देखेंगे। और इस तरह की विजिट से हमारे जवानों का हौसला बढ़ता है और आए दिन कभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कभी हमारे प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, कोई भी नेवी चीफ, ये सारे लोग विजिट करते हैं इस तरह की जगह पे। ये रेगुलर विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं जो कि नेपाल से आ रही है। तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने क्या कहा है? उनका कहना है कि वो भारत से काला पानी और लीपू लेक जो है उसको लेने के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। यानी कि उनका कहना है कि वो लेंगे भारत से लीपू लेक और काला पानी। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि वो ये करेंगे कैसे। खैर उनका कहना फिलहाल के लिए ये है कि वो ये काम अपने विदेश मंत्रालय के द्वारा कराएंगे। एक्चुअल में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली जी 14 जनवरी से होने वाली भारत यात्रा में आएंगे और उसी समय ये मुद्दा नेपाल भारत के साथ उठाएगा। केपी शर्मा ओली का यह भी कहना है कि कई लोग नेपाल में ही ऐसे हैं जो कि उन्हें ब्लेम करते हैं कि वो भारत के साथ रिश्तों को खराब कर रहे हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली का कहना यहाँ पे ये है कि अगर कोई मुद्दा है तो वो भारत के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो क्या चुप रहेंगे। मतलब ये वो पूछ रहे हैं ऑडियंस से, तो क्या मैं चुप रहूं अगर कोई चीज गलत हो रही है उसको देखते हुए भी। तो यानी कि वो इस मुद्दे पे बोलते रहेंगे। हालांकि उन्होंने बहुत समय बाद इस तरह कुछ और भी कहा है कि दोनों ही देशों के बीच में वो चाहते हैं कि रिश्ते जो हैं वो हमेशा अच्छे बने रहें और ऊंचाइयों पर भी पहुंचे, ये भी साथ में उन्होंने कहा है। लेकिन उनका कहना था कि काला पानी और लीपू लेक, ये बहुत पहले मैंने मुद्दा उठाया था, आपको पता होगा। ये नेपाल ने अपने मैप में जोड़ लिया है, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पे भारत का कब्जा है पूरी तरीके से। आज से नहीं, बहुत समय से है। आज तक नेपाल को कोई इशू नहीं था, पर अब इशू हुआ है। तो ये सब कुछ बात पहले खत्म हो गई थी। हमारे यहाँ से कई लोगों ने नेपाल विजिट किया तो मुझे लगा शायद अब ये बात नहीं उठेगी, पर यह बात फिलहाल फिर से उठती दिख रही है। इसके अलावा चीन का जो भोंपू है, जो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, वहां का सरकारी अखबार, उसने फिलहाल अपने एक चाइनीज एक्सपर्ट का हवाला देते हुए थैंक्स कहा है इंडिया को, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें उनका कहना है कि भारत की ये जो एक्टिविटी है कि भारत ने 4 दिन में ही चीनी सैनिक को वापस कर दिया, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि भारत जो है वो डी एस्केलेशन करने को तैयार है और भारत नहीं चाहता है कि कोई भी मसला जो है वो आगे बढ़े। तो चलो एटलीस्ट देर से सही उन्हें ये बात समझ तो आई कि भारत तो डी एस्केलेशन चाहता है, लेकिन वो होगा कैसे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि डी एस्केलेशन भारत के चाहने से नहीं, चाइना के चाहने से होगा यहाँ पे। क्योंकि चाइना जब तक डी एस्केलेट नहीं करेगा, भारत चाह के भी इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब दुनिया में कभी भी अच्छे नहीं ही हो पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये कहना है कि भारत से वो तभी बात करेंगे जब भारत जम्मू कश्मीर रीजन में ऑटोनोमस रीजन उसे घोषित कर देगा। यानी कि लगभग जैसे था जम्मू कश्मीर वैसे कर देगा, जो आर्टिकल 370 हटाया गया है उसे फिर से ला देगा। उसके बाद ही वो भारत से बातचीत करेंगे।
इनके इस डायलॉग को देख के देखिए, ये तो जो ये चाह रहे हैं कभी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब भारत पाकिस्तान की बात होगी, क्योंकि भारत जो चाहता है वो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। भारत का कहना है या हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। पाकिस्तान वो कभी नहीं करेगा, तो भारत की ओर से बात कभी होगी नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा तब तक वो भारत से बात नहीं करेंगे, तो यानी कि वो भी कभी भारत नहीं करेगा। तो अब ले दे के मसला ये है कि भारत पाकिस्तान में लगता है अब कभी बात ही नहीं होगी आने वाले भविष्य में। अब बढ़ते हैं एडीई के ऊपर। एडीई दोस्तों बेसिकली ये नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ की एक विंग है जो कि जितने भी एरोनॉटिकल चीज़ें विकसित की जाती हैं, यानी कि समझिए आप एयरफोर्स के लिए या कोई एरियल डेवलपमेंट होता है जो हवा में चलने वाली चीज़ें होती हैं, उसका डेवलपमेंट का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। और इसको इस समय कई सारी जिम्मेदारी दी गई हैं जिसे कि ये इन्हें 2021 में पूरा करना है। इसमें सबसे पहले मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में। निर्भय क्रूज मिसाइल बेसिकली डेवलप किया जा चुका है सक्सेसफुली, लेकिन इसमें भारत जो अपना इंडिजीनियस इंजन है उसे लगा के उड़ाना चाहता है। पिछली बार ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो एडीई की अब ये जिम्मेदारी बन गई है कि इस साल बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में आपको निर्भय क्रूज मिसाइल का एक और टेस्ट होते हुए दिखेगा जो कि इंडिजीनियस इंजन के साथ होगा। और ये स्वदेशी इंजन कैसा काम करेगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, पर हम उम्मीद अच्छे की ही करते हैं। साथ ही साथ एडीई के पास एक एफएमएस है, यानी कि फुल मिशन सिमुलेटर। ये सिमुलेटर बेसिकली एलसीए तेजस के लिए है और अभी तक इस सिमुलेटर को भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स थे वो एडीई के पास जाके यूज करते थे, पर अब एडीई इस सिमुलेटर्स को भारतीय वायुसेना को सौंप रही है। उसके बाद भारतीय वायुसेना खुद से ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये फुल मिशन सिमुलेटर है, यानी कि इस पे बैठ के आप तेजस के लिए किसी भी तरह के मिशन, यानी कि कॉम्बैट हो, सर्विलांस हो या फिर कोई और तरह का मिशन हो, हर तरह के मिशन की ट्रेनिंग आप इस सिमुलेटर के थ्रू ले सकते हो। इससे कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि भारत जो 83 तेजस लेने वाला है उस पे काम तेजी से होगा, क्योंकि बहुत सारे पायलट्स को यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ रुस्तम 2 और आपका घातक के बारे में हमने सुबह वाले वीडियो में बात किया था, तो इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे है। यहां मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि रुस्तम 2 की जो फ्लाइट है वो भी एडीई को इसी साल करानी है और इस साल ही एडीई को इसे 30,000 फीट तक की ऊंचाई देनी है, जो कि अभी 22,000 फीट तक की ऊंचाई एडीई रुस्तम 2 को दे पाया है। तो थोड़ी सी ऊंचाई इसकी बढ़ाई जाएगी इसी साल और इसका एंडोरेंस भी बढ़ाया जाएगा 24 घंटे तक, जो कि करंट में 8 घंटे का है। रुस्तम 2 पे सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें एक भाई ने पूछा था कि कुछ ऐसे लोग बताते हैं कि रुस्तम 2 को भी आर्म ड्रोन की तरह यूज किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, डीआरडीओ ने ही आज से 7-8 साल पहले डीआरडीओ के ही लोगों ने कहा था कि ये एक सर्वेलांस का ड्रोन है, फ्यूचर में इसे क्या आर्म ड्रोन बना लिया जाएगा, जबकि हम घातक ऑलरेडी बना रहे हैं, या आप कहिए फिलहाल इसे नया नाम स्विफ्ट दिया गया है। तो घातक या स्विफ्ट जब हम बना रहे हैं तो क्या हम इस पे ये काम करेंगे? तो देखिए डिपेंड करता है ज़रूरत पे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑब्वियस है कि रुस्तम 2 को भी आर्म ड्रोन की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन आर्म ड्रोन होगा घातक। और अगला प्रोजेक्ट भी यही है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और लगता है शायद घातक नाम अब इसे नहीं दिया जाएगा, इसीलिए नई न्यूज़ में इसे स्विफ्ट ड्रोन कहा जा रहा है। ये स्विफ्ट ड्रोन जो है ये भी इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, या आप स्टेल्थ ड्रोन कह सकते हैं या बॉम्बर, जो भी। फिलहाल तो ये एक मिनी वर्जन है तो स्टेल्थ ड्रोन कहना ही ज्यादा ठीक होगा। ये भारत बना रहा है और ऐसी उम्मीद है कि इसी साल आपको ये जो ऑरा कहिए, घातक कहिए, स्विफ्ट कहिए, जो भी है, ये भारत का जो स्टेल्थ ड्रोन है इसकी फर्स्ट फ्लाइट आपको हो सकता है इस साल ही मिल जाए, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था सुबह वाले वीडियो में कि डीआरडीओ ने इसके लैंडिंग गियर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है इसकी फर्स्ट फ्लाइट जल्दी ही हो और इसी साल 2021 में आपको इसकी फर्स्ट फ्लाइट दिखती हुई शुरू हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एडीई के ये सारे प्रोजेक्ट जो 2021 में होने वाले हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। वीडियो के अंत में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि हिंदी न्यूज मेरी वेबसाइट पे चाहते थे, जिसका नाम है defensegallery.com। आप उस वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। उस पर अब मैंने हिंदी न्यूज भी डालना शुरू कर दिया है। डिफेंस से जुड़ी सारी न्यूज आपको हिंदी
में वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी और मैं उस पर और अच्छे से काम करूँगा अगर आपका प्यार मिलता रहा तो। लिंक आपको वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करिए, कमेंट करके बताइए कैसी आपको वेबसाइट लग रही है, उसके हिंदी आर्टिकल्स आपको कैसे लग रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।